मतलब छपाई आ गई थी, अब एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा था। जो बातें बोलकर बताई जा रही थी वो छपने लगी थी। पूर्व औपनिवेशिक और पूर्व मौद्रिक के समय गद्य की तुलना में कविता कहीं अधिक आम थी, क्योंकि कविता को याद रखना और मौखिक रूप से प्रसारित करना आसान था। आपको पता है कविता बहुत इजीली याद हो जाती है, हमें भी अपने बचपन की कविताएं भी तक याद है। और उनका मौखिक प्रसारण किया जाता था मोस्टली। कब? पूर्व औपनिवेशिक और पूर्व मुद्रित, मतलब छपाई, जब छपाई नहीं थी उससे पहले, और औपनिवेश जो हमारे भारत में ब्रिटिश आए थे उससे भी पहले कहानियां चलती थी। 19वीं शताब्दी में उपन्यास ने लोकप्रिय कल्पना पर कब्जा कर लिया। इस समय संस्कृत को स्पष्ट रूप से हाशिए पर देखा जा सकता था। 19वीं शताब्दी में जो उपन्यास थे वो एक लोकप्रिय हो गए, सब में लोकप्रिय हो गए थे, और वो ज्यादातर संस्कृत में थे। 19वीं शताब्दी में नाजिर अहमद की मिरात अल अरूस, श्रीमती कॉलिंस की 10 लेयर्स लेन जैसे ऐतिहासिक उपन्यास शामिल हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद उदय के साथ आगे बढ़े हैं। ये कुछ उपन्यास जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाते हैं। सामाजिक परंपरा और प्रथाओं की प्रारंभिक कट्टरपंथी आलोचना को मुसलमान के बढ़ते अलगाव के साथ साथ हिंदू धर्म के एक अधिक सत्तावादी और रूढ़िवादी रूप से बदल दिया। उदाहरण के लिए बंकिम चंद्र का आनंद मठ वंदे मातरम के नारे के साथ औपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का एक केंद्रीय मूल मंत्र बन गया था। सब जो वंदे मातरम जो था हमारा, आपको पता ही है, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए एक नारा है, और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। उपन्यास के अलावा विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी में पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत भी तेजी से लोकप्रिय, मतलब उपन्यास तो हुई मुद्रित माध्यम जब आया, और भी चीजें जैसे पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत, ये सब भी बहुत ज्यादा तेजी से वो लोकप्रिय हुए। यात्रा वृत्तांत एक तरह से ब्लॉग्स बोल सकते हैं, जो हम जो आजकल के लैंग्वेज में इधर ब्लॉग्स बोलते हैं। हम जो इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो सबको बताते हैं कि क्या था, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, वो सब इसी में ही आएगा, यात्रा वृत्तांत में। पत्रिकाएं, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्धत मार्तंड नामक पहला समाचार पत्र सह पत्रिका निकालना आरंभ किया था। सबसे पहले उद्धत मार्तंड आया था पत्रिका के रूप में। गोरखपुर में गीता प्रेस का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसका प्रकाशन कल्याण मुख्य रूप से हिंदू धर्म कथाओं और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में लेखों को समर्पित था। तो गोरखपुर में एक गीता प्रेस का प्रकाशन हुआ था गोरखपुर के अंदर। उसमें धर्म ग्रंथ ज्यादा थे, धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के बारे में बताया गया, और ऐसे लेख उसमें ज्यादा थे जो राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में पत्रिकाएं लोकप्रिय बनी रही। हिंदी में लोकप्रिय पत्रिकाएं टाइम्स ऑफ इंडिया, धर्मयुग हिंदुस्तान टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान शामिल है। मतलब कि कुछ और भी लोकप्रिय कथाएं उनके बारे में बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का धर्मयुग है, हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदुस्तान है। अब है कविता के अलावा प्रिंट मीडिया ने मौखिक परंपराओं के रूप में कविताओं के प्रसार को भी सक्षम किया। मतलब कविता भी बढ़ी ऑब्वियसली, कि ऐसा नहीं कि प्रिंट के बाद उपन्यास बड़े, कविता दब गई, नहीं, कविताओं का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। चाहे वो पंजाबी की किस्से हो, उर्दू की गजलें हो, लोकगीत हो, सबको एक तरह से उसको बोलते हैं जिन्हें प्रिंट संस्कृति के माध्यम से संरक्षित किया गया है। क्योंकि अगर जो चीज छपी रहेगी ना, वो हमेशा, मतलब जो हमारे पास हार्ड कॉपी में है ना, वो हमेशा हमारे पास रहेगा। दिमाग वाला एक बार जा सकता है, हार्ड कॉपी वाला हमेशा हमारे पास रहेगा। तो वो ये संरक्षित किया उन्होंने। आधुनिक भारत में कविता के विकास को दो अलग अलग चरणों में समझा जा सकता है। दो अलग अलग चरण है इसके। पहला चरण है ऐतिहासिक कविता, मतलब दो तरह का। पहले जो शुरू में हुई थी तो ऐतिहासिक कविताएं थी, ये पहले कैसे हुआ था ये सब के बारे में था। बाद में उन्होंने एक नया रूप बदल लिया था, ये है। वहीं 1870 और 1880 के दशक के आसपास कविताओं ने एक अपना जो है ना वो चेंज कर लिया था, व्यक्तिपरक और रोमांटिक दृष्टिकोण अपनाया था फिर उन्होंने। और राष्ट्रवाद भी लोकप्रिय हुआ था साथ साथ। प्रसारण मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया शब्द का टेलीविजन, रेडियो और सिनेमा सहित संचार प्रौद्योगिकी के एक पूरे समूह से है। मतलब कि संचार प्रौद्योगिकी पूरा समूह। प्रसारण मीडिया में सब आ रहा है, टेलीविजन, रेडियो, सब, सिर्फ टेलीविजन नहीं आ रहा है, सब आ रहा है। और ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न गैजेट्स हैं, आपको भी पता ही है। और इसमें हम क्या है, वीडियो ऑडियो दोनों होते हैं इसके अंदर। मास मीडिया के शुरुआती रूपों ने स्व और अन्य की अवधारणाओं के केंद्र के रूप में अन्य सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के साथ साथ भाषा की विशिष्टता को भी दोहराते हुए कल्पित समुदायों की अलग अलग परिभाषा और समझ को मजबूत किया। कल्पित एक तरह से इसमें जैसे जो छोटे समूह है, मतलब अल्पसंख्यक जो है, उनकी जो भाषा बोली है, उन सबको भी एक वो मंच दिया, उनको भी सबके सामने लाए और उनको एक मजबूती प्रदान की इन्होंने। अब आया सिनेमा।
लुमिनर बंधुआ के एजेंट द्वारा 1896 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर शुरुआत के माध्यम 6 महीने के भीतर सिनेमेटोग्राफ को भारत में पहली बार पेश किया गया था। सबसे पहले सिनेमेटोग्राफ आया था भारत में, कौन लाया था? लुमिनर बंधुआ। उस समय स्थायी घर नहीं था, फिल्मों को पेरिपेटिक टेंट में दिखाया जाता, मतलब स्थायी नहीं थे। जैसे आजकल सिनेमा हॉल्स होते हैं ना, पहले नहीं थे, वो एक पेरिपेटिक टेंट थे, पता है ना, वो स्थायी नहीं होते थे। कहीं भी जाकर वो उसको टेंट को बनाते थे और उसमें उसको प्रसारण करते थे। ढूंढीराज गोविंद फाल्के की फिल्मों के नाम पर नामित फाल्के युग ने वास्तव में स्वदेशी रूप से निर्मित मूक फिल्मों की शुरुआत देखी है। मतलब इन्होंने करी थी। ढूंढीराज गोविंद ने सबसे पहले, आपको भी पता है कि फिल्म में जो अच्छी फिल्में बनती है ना हमारे भारत में, उनको फाल्के अवार्ड दिया जाता है, वो इन्हीं के नाम पे है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी इनकी। उन्होंने फिल्म के कथानक के रूप में भारत की पौराणिक कथाओं का उपयोग किया, शूटिंग के लिए आसपास के क्षेत्रों का उपयोग किया तथा फुटेज को अपनी रसोई में संसाधित किया, जिससे शेष स्वदेशी अर्थों में स्वदेशी उद्गम का विकास हुआ। उन्होंने सब कुछ स्वदेशी लिया था, मतलब इसमें कहानी तक स्वदेशी थी और जो उपकरण यूज है सब कुछ स्वदेशी। फाल्के उनकी पौराणिक फिल्मों की अभूतपूर्व लोकप्रियता ने आयातित फिल्मों द्वारा भारतीय बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करने की संभावना पर ग्रहण लगा दिया। मतलब कि जो दूसरी फिल्म वाले थे, जो वो थे विदेशी, उन्होंने सोचा था कि हम यहाँ पे पूरी फिल्मों पे, मतलब यहाँ पे भारत पे कब्जा कर लेंगे एक तरह से, जैसे चाइना ने आजकल हमारे मार्केट्स पे कर रखा है ना, उस तरह से। बट उन्होंने ग्रहण लगा दिया उनकी सोच पर। स्वतंत्र भारत में सिनेमा ने राष्ट्रीय दर्शक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और आदर्श राष्ट्र को परिभाषित करने की एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया, क्योंकि उन्होंने एक तरह से फिल्मी जगत को आगे बढ़ाया था, भारत को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और राष्ट्रवाद की भावना थी, सबको स्वदेशी था उनका। विभिन्न प्रकार के शैलियों के माध्यम से सामाजिक से लेकर ऐतिहासिक पेशकश करते हुए विकास के नेहरूवादी आदर्शों को भी प्रचारित किया था उन्होंने। एक तो उन्होंने नेहरूवादी आदर्श भी सबको बताए थे और उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक पेशकश की थी, मतलब समाज में कैसे चलता है, पहले कैसे हुआ था, ये सब के बारे में बताया था। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी के आगमन के साथ फिल्मों ने भी बदलते संदर्भों को अपनाया और माध्यम वर्ग की खपत और उनकी पूंजीवादी आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया। मतलब जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी, आपको पता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी की पॉलिसी है, ठीक है, ये जब आई थी तो उन्होंने, इसमें क्या हुआ था, पूंजीवाद को हमने अपनाया था, मतलब पूंजीवाद की ओर रुख किया था आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो उसमें मध्यम वर्ग का जो एक वो था वो सामने आया और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम थोड़ा सा बढ़े थे। रेडियो, पहला रेडियो प्रोग्राम जनरल इंडिया टाइम्स के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में आकाशवाणी कर दिया। पहला जनरल टाइम्स था, उसको उसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया था। भारत को आजादी मिलने के बाद पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्रसारण के एक नियोजित विस्तार की मांग की गई, जिसमें आकाशवाणी को पर्याप्त धन आवंटित हुआ। पंचवर्षीय योजना आई थी, आप सबको पता है, स्वतंत्रता के बाद, जिसने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, गजल, भजन जैसे विभिन्न प्रकार के गायन को देश भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब रेडियो ने जो है ना, संगीत, गीत, इन सबको भी फेमस किया था। आपको पता है हम रेडियो पे गाने ही सुनते हैं ज्यादातर, पर इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट भी होते हैं रेडियो पे, सिर्फ गाने ही नहीं होते। तो वही बताया कि रेडियो भी समाचार के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा, जो देश भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक साप्ताहिक दौर था। उसने मतलब कि राजनीति को भी बहुत आगे बढ़ाया था, क्योंकि जैसे गणतंत्र दिवस था, जो ऐसे हमारे जो भारतीय दिवस होते हैं ना, सॉरी भारतीय कह रहे हो, देश के जो दिवस वगैरह होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन सब पे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते थे ना, वो अपना भाषण जो देते थे ना, पहले टाइम पे वो रेडियो पे ही देते थे। टेलीविजन, भारत में 1970 के दशक में टेलीविजन की शुरुआत एक विलासिता की वस्तु के रूप में हुई थी। जल्दी ये सामान्य उपयोगिता की वस्तु बन गई। स्टार्टिंग में तो विलासिता, मतलब जो लग्जरी लाइफ होती है ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, पर बाद में ये एक आमसी और उपयोगिता की वस्तु बन गई, मतलब जरूरत की वस्तु बन गई थी। 1977 के पातकाल के बाद चुनावों में टेलीविजन की संभावित शक्ति की मान्यता में विरोध किया। मतलब जब ये हुआ था 1977 को, 1977 का पातकाल लगा था ना, तो बहुत विद्रोह हुए थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब लगा था तो बहुत विद्रोह हुए थे। इन सबको रोकने में टेलीविजन ने थोड़ी सी भूमिका अपनी निभाई है। सरकार ने ना उसको, एक बॉबी नाम है फिल्म का,
उसको प्रचार प्रसार करने के लिए बोला था फिर, ठीक है। रैली में भीड़ को कम करने के प्रयास में दिल्ली के टेलीविजन स्टेशन को बॉबी फिल्म दिखाने का आदेश किया था उन्होंने। शुरुआत में दूरदर्शन एकमात्र चैनल बना रहा। एलपीजी के बाद निजीकरण के तहत जैसे चैनल सामने आए, जैसे स्टार टीवी, सीएनएन, जी टीवी, ये सब जो है, ये आपको आपको अभी भी पता है, स्टार टीवी और जी टीवी तो, और सबसे पुराना तो दूरदर्शन है ही, और ये दूरदर्शन सबसे पुराना था, पर बाद में नए नए चैनल्स भी आ गए थे जो हमने वैश्वीकरण को अपनाया था। ये विदेशी चैनल है, ठीक है। अब है डिजिटल मीडिया। भारत में इंटरनेट मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं के दो समूह के माध्यम से शुरू हुआ। सॉफ्टवेयर विकास उपयोगिता, जिन्हें अमेरिका में अपने समकक्षों से जुड़ने की आवश्यकता थी, और अकादमिक उपयोगकर्ता। डिजिटल मीडिया, ये इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट की बात की गई है। इसको स्टार्टिंग में दो रूप से हुआ था। एक तो काम करने वाले लोगों के लिए जो अपने ऑफिसों के वर्क, जैसे ई सर्विस बोलते हैं ना, हर चीज के लिए हम बोलते हैं ऑनलाइन कर लो, उस तरह से, और कैसे हम विदेशों से जुड़ सकते हैं, उसके लिए था पहला। और दूसरा था अकादमिक उपयोगकर्ता, मतलब हम सब। अकादमिक मतलब एकेडमिक, पढ़ाई से रिलेटेड। अकादमिक समुदाय ने जल्दी इसका अनुसरण किया और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क परियोजनाओं के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त की। तो उन्होंने क्या करा, इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ओ सॉरी, हम सबने ना इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, मतलब अब हमें सब कुछ इंटरनेट पर मिलता था, सब कुछ इंटरनेट पे डलने लगा, और हम वहीं से लेके और अपना काम करने लगे, पढ़ने लगे। शिक्षा अनुसंधान था, मतलब उन्होंने भी अपना सारा काम जो है नेट से शुरू कर दिया, जैसे कि अभी आपको पता ही है, हमारी बुक्स भी ऑनलाइन ही आई है पीडीएफ के रूप में। तो इसका पूरा सारांश क्या था, मीडिया के विभिन्न राज्यों का एक और लोकप्रिय सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के एक साधन के रूप में, और दूसरी ओर साधारण और ज्ञान को बदलने और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आकार देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया। दो थे, पहला तो हमने संस्कृति बढ़ाई, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई, और दूसरा था जैसे राजनीतिक प्रतिक्रिया भी, ये सब भी हमने किया, मतलब समाज सुधार भी इससे किया। दो पहलू हो गए इसके, पर इसका पूरा ओवरऑल यही था कि टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, इन सब के कैसे आए भारत में, और कैसे इन्होंने हमारे राष्ट्रवाद में योगदान दिया, कैसे उसको बढ़ाया, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे कार्य करे, इसमें यही था। और यही सब इसमें बताया गया था। मीडिया के बारे में बताया गया कि कैसे मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका क्या पूरा इतिहास रहा है, जब से वो आई है और अब तक क्या उसका इतिहास है। आपको पता है अब भी बहुत मीडिया इम्पोर्टेंट है। वो 4